नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो जिस देश में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, वीर शिवाजी, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, बाजीराव पेशवा, महाराजा सुहेलदेव जैसे नायकों की स्तुति, पूजा और आराधना होना चाहिए, आज उस देश में मजहबी विदेशी लुटेरों का गुणगान हो रहा है। कभी किसी जिले सुबहानी के नाम पर, तो कभी किसी जहांपनाह के नाम पर, तो कभी किसी आलमगीर के नाम पर, तो कभी किसी गाजी के नाम पर ना केवल फूल चढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि उनका विरोध करने वालों पर पत्थर भी मारे जा रहे हैं। क्या यह वही भारत है जिसके लिए शूरवीरों ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए अपना रक्त बहाया था? इसलिए आज पूरा सच में हम सवाल उठाएंगे कि आखिर नागपुर से लेकर संभल तक वो हिंसा का मुगलिया डीएनए आखिर है क्या? क्यों कुछ लोगों ने पापी औरंगजेब के नाम पर हिंसा का पाप किया? आखिर क्यों संभल में एक विदेशी दुर्दांत मंदिर तोड़ने वाले लुटेरे के नाम पर मेला लगाने के लिए कुछ लोगों का दिल मचल रहा है? आज पूरा सच में हम आपको नागपुर की हिंसा से लेकर संभल के तनाव का पूरा सच बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में कब तक विदेशी मजहबी लुटेरों को कभी आलमगीर बनाकर तो कभी गाजी बनाकर पूजा जाता रहेगा? और ना केवल उन्हें पूजा जाता रहेगा, बल्कि कोई अगर इसका विरोध करेगा तो पूरे शहर को जलाने की कोशिश होगी। और इस कड़वे और शर्मनाक सच की गवाही देने वाली दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका पूरा सच आज हम आपको बताएंगे। पहली तस्वीर संभल की है और दूसरी तस्वीर नागपुर की है। संभल में फिर से तनाव है, वहीं नागपुर को जलाने की कोशिश हुई है। संभल में एक विदेशी लुटेरे मजहबी आतताई सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मेला लगाया जाना चाहते हैं कुछ लोग। वहीं नागपुर में हिंदुओं के दुश्मन क्रूर मुगल बादशाह पापी औरंगजेब के समर्थकों ने उसकी कब्र के नाम पर शहरों की गलियों में तालिबानी कांड कर दिया। संभल में मुस्लिम समाज के लोग हर साल की तरह इस बार भी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में उर्स लगाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद कोई तनाव ना हो, इसलिए संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं नागपुर में कल शाम को जमकर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। औरंगजेब के नाम पर शुरू हुआ यह विवाद भयंकर उत्पात में बदल गया। उन्मादी भीड़ ने न केवल आम लोगों के वाहन जलाए, बल्कि इन्होंने पुलिस पर भी हमला किया। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि आज भी कुछ लोग इतिहास के खलनायकों को अपना हीरो यानी नायक मानते हैं। आखिर इस सोच के पीछे कौन सा डीएनए है और इस मानसिकता के पीछे कौन सा मुगालता है, आज हम आपको पूरा सच बताएंगे। तो नागपुर में जो हुआ और संभल में जो हो रहा है, इन दोनों खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं संभल से, जहां प्रशासन और पुलिस ने अफगानी लुटेरे महमूद गजनवी के भांजे और उसके सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी की याद में हर साल लगने वाले मेले पर इस बार अनुमति देने से इनकार कर दिया। संभल के पुलिस अधिकारियों ने मेला समिति को साफ साफ कह दिया कि देश को लूटने वाले व्यक्ति की याद में आयोजित होने वाले किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने मेले के आयोजन को देशद्रोह बताया है। आपको बता दें कि नेजा मेला इस साल 25 से 27 मार्च के बीच लगने वाला था। दरअसल हुआ यूं कि कल मेला लगाने वाली समिति के पदाधिकारी संभल के एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र से मिलने पहुंचे और उनसे बात की। हर बार की तरह उनसे कहा कि इस साल भी मेला लगाने की अनुमति हमें दे दीजिए। लेकिन एक लुटेरे विदेशी मजहबी आक्रमणकारी सालार गाजी की कब्र पर हर साल मेला लगाने वालों को एक कतई अंदाजा नहीं था
कि इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने इन्हें खरी खरी सुना दी। उन्होंने मेले की अनुमति देने के लिए आए लोगों से पूछा कि आप किसके नाम पर यह मेला आयोजन करते हैं। जब आयोजकों ने कहा कि सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर यह मेला आयोजित होता है, तो एडिशनल एसपी ने साफ साफ बोल दिया कि वो सालार गाजी के नाम पर मेले की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि सोमनाथ मंदिर लूटने वालों के नाम पर मेले की अनुमति नहीं दी जा सकती। सालार गाजी एक लुटेरा था और उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं। इसकी पुष्टि नहीं है। अगर आप एक ऐसे लुटेरे की याद में मेला लगाएंगे तो ये देशद्रोह होगा और हम ऐसा नहीं करने देंगे। आप भी ये पूरी बातचीत सुनिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेजा मेला रोकने के लिए पुलिस ने क्या तैयारी की है और साथ ही आपको बताएंगे लुटेरे सालार गाजी का पूरा इतिहास और उसका पूरा सच। लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूं। आप जाइए मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन दीजिए। कह तो रहा हूं, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। तो संभल में महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर रोक लगने के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जहां मेला लगता है वहां भारी संख्या में फोर्स तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले ही वहां झंडा या ढाल लगाया जाता था, ऐसा रस्म थी। उस गड्ढे को अब सीमेंट से बंद करवा दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ढाल गाड़ने को लेकर बने गड्ढे को अब भरवा दिया गया है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने ढाल नहीं गाड़ने की चेतावनी भी दी है। और संभल के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र और सीओ अनिश चौधरी ने PSC-RRF के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया। नेजा मेले की अनुमति नहीं देने के बाद से ही संभल में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति, जी हां, कोई भी व्यक्ति अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने कहा है कि अब्दुल सालार मसूद गाजी जैसे लुटेरे की याद में झंडा गाड़ना कहीं से उचित नहीं है। तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो संभल में हर साल लगने वाला नेजा मेले पर जब से प्रतिबंध लगाया गया है तो इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव ने नेजा मेले की तुलना महाकुंभ से कर दी है। अखिलेश यादव ने क्या बोला है यह हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव जैसी सोच के लोगों को सैयद सालार मसूद गाजी के काले और खूनी कारनामे बताना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि जिस सालार गाजी के सम्मान में ये नेजा मेला लगाया जाता है वो आखिर कौन है और क्या है उसका पूरा सच। तो आइए अब जानते हैं कौन था सैयद सालार मसूद गाजी, उसने कैसे भारत में लूट मचाई और क्या हुआ था उसका अंजाम। तो 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले मोहम्मद गजनवी का भांजा था सैयद सालार मसूद गाजी। इतना ही नहीं, सालार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी की लुटेरी सेना का खूंखार सेनापति भी था। सालार गाजी के नेतृत्व में गजनवी की सेना ने कई हिंदू मंदिरों को लूटा था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को जबरन मुसलमान भी बनाया। इतिहासकार सालार गाजी को एक क्रूर और अत्याचारी सेनापति के रूप में याद करते हैं। सालार गाजी भारत के पश्चिमी इलाके में हमला करते हुए 1033 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा। कहा जाता है कि उसने बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद साल 1034 में उसका सामना श्रावस्ती के वीर महाराजा सुहेल देव राजभर से हुआ। उन्होंने उस दौरान 21 हिंदू राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की थी। महाराजा सुहेल देव राजभर बाकी राजाओं की जो संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर के साथ जो सेना थी उसके साथ सालार गाजी का युद्ध हुआ, जिसमें सालार गाजी को हिंदू राजाओं के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में सालार गाजी की मौत भी हो गई, जिसके बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसे दफनाया। वहीं सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र आज भी मौजूद है और मुस्लिम सुल्तानों के ज़माने में इस सालार गाजी का बहुत महिमा मंडन किया गया। वो आज भी हो रहा है। चूंकि उसने हज़ारों हिंदुओं की हत्या की थी, इसलिए उसे गाजी यानी धार्मिक योद्धा के रूप में
जाना जाने लगा, उसको ये उपाधि दी गई और उसकी कब्र को दरगाह का रूप दे दिया गया, जहां पर बाद में मेला लगने लगा। यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर की जो आधिकारिक जीवनी आईने अकबरी जिसे माना जाता है, जिसे अबू फजल ने लिखा था, उसके मुताबिक 1561 में खुद अकबर ने आम व्यक्ति का भेष धरकर सालार गाजी की कब्र पर मत्था टेका था। तो इस तरह से इसे महिमा मंडित किया गया। तो सोचिए कितना क्रूर था सालार गाजी का इतिहास, फिर भी इतने साल से उसकी कब्र पर मेला लगाया जा रहा था। इस गाजी के चेले आज ये तर्क दे रहे हैं कि उसकी कब्र पर या यूं कहें दरगाह पर हिंदू भी आते हैं। ऐसे लोगों को एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल सर विलियम हेनरी स्लीम की पुस्तक जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि सर स्लीमन 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे और वो लंबे समय तक अवध प्रांत में रहे थे। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस दरगाह में चढ़ावा चढ़ाते हैं और इस बदमाश सैनिक यानी सालार गाजी के सामने प्रार्थना करते हैं। सालार गाजी का एकमात्र गुण यह है कि उसने हिंदुओं के राज्य पर बिना किसी कारण के भयंकर आक्रमण किया और हिंदुओं को बुरी तरह से नष्ट किया। तो ये लिखा था सर विलियम हेनरी स्लीमैन ने, जो एक बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी थे। तो देखा आपने, सैयद सालार मसूद गाजी कोई सूफी संत नहीं बल्कि एक क्रूर और अत्याचारी सेनापति था। लेकिन इसी दुर्दांत आक्रमता की याद में उत्तर प्रदेश के संभल में लगने वाले नेजा मेले की परमिशन नहीं मिलने से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और बीजेपी पर मिलीजुली संस्कृति और भाईचारे को खत्म करने के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, सपा विधायक इकबाल महमूद ने तो ये तक कह दिया कि ये मेला सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस के इमरान मसूद ने तो संभल पुलिस को इतिहास पढ़ने की नसीहत तक दे डाली। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सालार मसूद गाजी के काले कारनामों की पूरी लिस्ट गिना दी। उन्होंने संभल पुलिस और प्रशासन के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की मिसाल है। आप भी सुनिए किसने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इसी सालार मसूद गाजी के मामा और लुटेरे महमूद गजनवी का क्या है पूरा सच। भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नफरतें मत बोइए, नफरतें मत बोइए। ये नफरत काटना मुश्किल हो जाएगा। नफरत समाज को बांटने का काम करती है। समाज अगर बंटने का काम करेगा तो निश्चित रूप से अशांति होगी। इसलिए प्लीज नफरतें मत बांटें। अब ये देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता की मानसिकता को समझिए। महाकुंभ की तुलना किससे कर रहे हैं? सैयद सालार मसूद जो एक आक्रांता था और कितनी बड़ी लड़ाई राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उसके खिलाफ लड़ी, उसको मारने का काम किया बहराइच में। कितनी मां बहनों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने और पता नहीं कितने भारतीयों को कत्लेआम करने का जिसके ऊपर आरोप हो, और उसका समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। मतलब ये तुष्टीकरण की भी पराकाष्ठा है। तो अखिलेश यादव जिस सालार गाजी की कब्र पर लगने वाले उर्स की तुलना महाकुंभ से कर रहे हैं, उसे उन्हें सालार गाजी के जो मामू जान थे यानी मामा थे महमूद गजनवी के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अपने मामा महमूद गजनवी से ही सालार गाजी को मंदिरों को लूटने और हिंदुओं की हत्याएं करने, उन्हें मजहब बदलने की प्रेरणा देने की सीख मिली थी। वैसे लुटेरे गजनवी के बारे में न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का बच्चा बच्चा जानता है। भारत में कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर वो एक
लुटेरा लोग उसे मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं और मंदिरों को तोड़ने वाले दुष्ट के रूप में जानते हैं। वहीं पाकिस्तान में उसे किसी नायक की तरह पूजा जाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान उसके नाम पर अपनी मिसाइलों के नाम भी रखता है। लेकिन हो सकता है कि अखिलेश यादव शायद गजनवी के बारे में ना जानते हो। आइए उनको पूरा सच बताते हैं गजनवी का। महमूद गजनवी का जन्म अफगानिस्तान के गजनी में 971 में हुआ। उसने 27 साल की उम्र में ही गद्दी संभाल ली थी। वो बचपन से ही भारत की अकूत दौलत के बारे में सुनता आया था और इस लुटेरे गजनवी ने इसी दौलत के लालच में आकर 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहां से वो लाखों किलो सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे लूटकर अफगानिस्तान ले गया। उसके आक्रमणों का सिलसिला 1001 ईस्वी से शुरू हुआ था। उसका सबसे घातक हमला सोमनाथ मंदिर पर किया गया उस हमले को माना जाता है। दरअसल गजनवी के अंदर मजहबी कट्टरता कूट-कूट के भरी हुई थी और जब उसने सोमनाथ के मंदिर की प्रसिद्धि सुनी तो उसने साल 1025 में इस मंदिर पर हमला कर दिया। सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए हजारों निहत्थे सनातनी मंदिर को बचाने के लिए आए थे, लेकिन लुटेरे गजनवी की 5000 के जो सेना थी, 5000 सैनिकों की, उसने किसी पर रहम नहीं किया। विध्वंसकारी महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ दिया, मंदिर को ध्वस्त किया, सैकड़ों पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया और वो मंदिर का सोना और भारी खजाना लूटकर अफगानिस्तान ले गया। यहाँ तक कि वो सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तक, जी हाँ, दरवाजे तक उखाड़ कर दे गया और इसके अलावा पंजाब को उसने अपने राज्य में मिला लिया था और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया था। वहीं गजनवी ने कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मथुरा के कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा। महमूद के इन आक्रमणों से भारत के राजवंश दुर्बल हो गए और बाद के वर्षों में मुस्लिम आक्रमणों के लिए यहाँ का जो द्वार था वो खुल गया और उसकी कीमत हिंदुओं ने और बाकी भारत ने चुकाई। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर रोक क्यों लगाई गई है। संभल के स्थानीय निवासी भी प्रशासन के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। हो गया था, गलत हो गया था, नहीं लुटेरा था क्या? पृथ्वीराज चौहान के लड़के को उन्होंने धोखा देके मारा और यहाँ के मंदिरों का कब्जा करा और तोड़फोड़ करी, हिंदू यहाँ से पलायन कर गए। बिल्कुल सही करा है प्रशासन ने। प्रशासनिक तौर पर ये सही निर्णय है और ये काम तो विगत आजादी के हिंदुस्तान सन 47 में आजाद हुआ, उसके बाद जो भी दास्ता के प्रतीक थे इनको एबलिशमेंट किया जाना चाहिए और ये दास्ता के प्रतीक अवाकर एबलिश किए जा रहे हैं, ये एक सराहनीय कदम है। तो इतिहास के इन खलनायकों के नाम पर संभल में तनाव है तो वहीं नागपुर में तो औरंगजेब विवाद में पूरा शहर तक जलाने की साजिश रची गई। कल शाम नागपुर के महाल इलाके में दंगाइयों की भीड़ ने न केवल पत्थरबाजी की बल्कि आगजनी भी की। इन लोगों ने पूरे इलाके में कई वाहनों को आग लगा दी और उनमें तोड़फोड़ की। इसके अलावा इस नफरती भीड़ ने पुलिस वालों को भी निशाना बनाया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। दरअसल इस पूरी हिंसा की जड़ में औरंगजेब की कब्र है। कल सुबह नागपुर में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद साजिशन और पूरी प्लानिंग के साथ अफवाह फैलाई गई और इसके बाद भीड़ ने हिंसा का विभत्स नाच शुरू कर दिया। हिंसा के बाद नागपुर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है और सीएम फडणवीस ने जनता से शांति की अपील की है। सीएम फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर अब बहुत सख्त मुद्रा में है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को इसमें साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा है कि यह घटना पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। इस हिंसा में पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ है और 4 डीसीपी समेत कई पुलिस वाले घायल हैं। नागपुर पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और उनके पास मौजूद दूसरे वीडियो क्लिप भी खंगाल रही है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी में दंगाई कैद हैं, कई मोबाइल कैमरे से भी तस्वीरें उतारी गई हैं। तो ऐसे में ये संख्या जो 50 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है ये आने वाले समय में और बढ़ सकती है, क्योंकि हिंसा करने वाले की जो भीड़ थी उसकी तादाद सैकड़ों और हजारों में थी। तो अभी तक सिर्फ 50 गिरफ्तार हुए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी बाकी है और फिलहाल इंटरनेट सेवाएं जो इलाके में बाधित कर दी गई थी, उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। तो वहीं नागपुर में हुई हिंसा को लेकर जो चश्मदीद हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि नकाबपोश पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, उनके पास हथियार थे और सबसे पहले उन्होंने कैमरे तोड़े और फिर गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ में शामिल लोगों ने घरों पर पत्थर फेंके और कारों में आगजनी की। महिला चश्मदीद ने बताया कि सभी के चेहरे नकाब से ढके हुए थे, उनके हाथों में तलवार
और लाठियां भी थीं। इस बीच महाल इलाके में बीती रात हुई हिंसा के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इनमें 50 से 100 लोगों के अलग अलग समूह गलियों में घूमते दिख रहे थे और एक कई गैंग थे। साथ ही दंगाई वहां मौजूद वाहनों को निशाना बनाते भी दिखाई दे रहे थे। वो वाहन थे जो वहां के रहने वाले आम नागरिकों के थे। और नागपुर के महाल इलाके में हुई हिंसा के करीब 2 घंटे बाद हंसापुरी जो एक इलाका है वहां भी हमला हुआ। और चश्मदीदों ने बताया कि रात 10:30 बजे बड़ी संख्या में दंगाई तलवार, चाकू और जलती बोतलें लेकर आए। उन्होंने गाड़ियों को जलाया, घरों पर पथराव किया और लोगों पर हमला किया। आप भी सुनिए नागपुर हिंसा की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। लगभग रात के 10 बजे से यहाँ पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना चालू करे थे और मेरे को यहाँ से फोन आए तो मैं यहाँ के जो पीआई है संजय सिंह, उनको फोन लगाया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। एकदम से पत्थर मारना, लाठी चढ़ना, मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ, तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए। तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे। तो नागपुर में हुई इस हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि यह हिंसा एक अफवाह से शुरू हुई जिसमें धार्मिक प्रतीक जलाने की अफवाह उड़ाई गई थी। फडणवीस ने कहा कि हिंसा में 12 दोपहिया वाहन तोड़े गए, एक क्रेन, 2 जेसीबी और कई 4 पहिया वाहनों में आग लगा दी गई। घटनास्थल पर 80 से 100 लोग जमा हो गए और कुछ लोगों पर तलवार से भी हमला किया गया। इसमें 5 लोग जख्मी हो गए। इस हिंसा में 33 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनमें 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कानून व्यवस्था को काबू में करने के लिए 11 थाना क्षेत्रों में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्थिति को संभालने के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं और स्थिति के मद्देनजर पुलिस ने तेजी से कदम उठाए और हालात पर काबू पाया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मामले में सख्ती से निपटेगी। 11 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। एंट्री पॉइंटवर नाकाबंदी या तहसील कोतवाली, गणेशपेठ, पाचपावली, लकडगंज, शांतीनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर, कपिल नगर या ठाण्यांचा समावेश आहे। एसआरपीएफच्या 5 तुकड्या या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेल्या आहेत। राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी सर्व सीपीएसपी यांची व्हीसी घेऊन राज्यभर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे नागपुर हिंसा पर कैसे गरमाई महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी मिर्च। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और नागपुर हिंसा के बाद से महाराष्ट्र में लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल जहां सरकार को हिंसा रोकने में नाकाम रहने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि इस हिंसा के पीछे महाविकास अघाड़ी के दल हैं और यह हिंसा पूर्व नियोजित थी। आप पहले सुनिए कि एनडीए के नेताओं ने नागपुर हिंसा पर क्या कहा। पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर का जो हंगामा है, ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई है। जिस जहाँ कब्र है, मेरे मतदार संघ में, मैं वहाँ का पालक मानते हुए, वहाँ एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहाँ हो रहे। पुलिस ने सभी लोगों को पकड़ा है, उसकी जांच होगी और उसके आखिर तक जाने की जरूरत है। वहाँ के लोगों का कहना है कि बाहर से लोग झुंड से आए जो वहाँ के नहीं थे और उसी तरह का दंगा फसाद किया है। लोगों को सरनेम देख के उनके घर पे पत्थर मारे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी है। ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए और जो इसके पीछे उसके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी। तो सत्ता पक्ष के बाद अब आप सुनिए शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं को, जो नागपुर हिंसा के लिए महाराष्ट्र की सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये जो वातावरण भड़का है, तो और सरकार अगर बड़बोले मंत्री को तुरंत रोकते थे तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। ये एक नया पैटर्न है, हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये सब चीजें हैं, मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।